सुप्रीम कोर्ट ने अरावली डेफिनेशन को लेकर अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। हाँ, वही जजमेंट जिसमें अरावली हिल्स की डेफिनेशन को अप्रूव किया गया था, 20 नवंबर वाला वो फैसला। अब उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अबेयंस में डाल दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है। ये कोई आम बात नहीं है, असाधारण न्यायिक सावधानी है। और आज सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ कि उसका पहले का जो फैसला था, आदेश था, वो अनजाने में कहीं अरावली इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। और क्या यह संकेत भी है कि आगे चलकर एनवायरनमेंट को ज्यादा मजबूती से प्रोटेक्ट करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। आइए इसे बिल्कुल कानूनी तरीके से समझते हैं। इस स्टे ऑर्डर के क्या महत्व हैं जो सुओ मोटो पिटीशन के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद, उसके महत्व को समझते हैं और जिसके ऊपर आज ये बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या किया उसको समझते हैं। 29 दिसंबर 2025 यानी कि आज इस मामले की सुओ मोटो मामले की सुनवाई हो रही थी। केस का नाम है इन रे डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस एंड एंसिलरी इशू। अरावली हिल्स की डेफिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। तो उसकी सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मशी ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अरावली डेफिनेशन को अप्रूव करने वाले उसके पहले के निर्देश अब अबेयंस में रहेंगे, यानी कि फिलहाल उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। और ऐसा क्यों किया है कोर्ट ने? क्योंकि कोर्ट को लगा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशंस को गलत तरीके से समझा गया और पेश किया जा रहा है। बस यही एक बात पूरे मामले की दिशा को बदल दे रही है। इसके पूरे मायने क्या है उनको भी हम आज के इस सेशन के अंदर समझेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। अब ये समझते हैं कि इस मामले के अंदर कोर्ट ने ब्रेक क्यों लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोर्ट ने कहा है कि किसी भी डेफिनेशन को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और इम्पार्शियल एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी होता है। कोर्ट ने खुले तौर पर यह सवाल उठाया है कि कहीं पहले की डेफिनेशन ने, जिसे नवंबर 2025 की फैसले में सुनाया गया था, जिसे उसने ही स्वीकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही स्वीकार किया था, एक स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स तो पैदा नहीं कर रहा। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या डेफिनेशन ने प्रोटेक्टेड अरावली एरिया को छोटा कर दिया? क्या इससे नॉन अरावली एरिया बड़ा हो गया जहां माइनिंग जारी रह सकती है? यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ शब्दों की चिंता नहीं थी, कोर्ट को ग्राउंड रियलिटी की चिंता थी। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। समझ रहे हैं, यहां पर पुराने फैसले पर सिर्फ रोक ही नहीं लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है कि एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी इस पूरे मसले के ऊपर। अब समझते हैं कि कोर्ट द्वारा जो गंभीर इस मामले के अंदर सवाल उठाए गए हैं उनको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुले और कठिन सवाल उठाए, जैसे कि क्या अरावली हिल्स को सिर्फ 100 मीटर एलिवेशन तक सीमित करने से इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बाहर हो गया? दूसरा, क्या 500 मीटर क्लस्टर वाली डेफिनेशन इकोलॉजिकली कॉन्टिन्यूटी टूट रही है उससे? इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी तो नहीं टूट रही, कि डेफिनेशन के अंदर बोला गया था कि अगर किसी क्षेत्र के 500 मीटर के अंदर 2 हिल्स हैं तभी उसको अरावली क्षेत्र माना जाएगा, अगर 2 हिल्स नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। और 100 मीटर से नीचे वाले एरिया को नॉन अरावली माना जाएगा, 100 मीटर से ऊपर वाले को अरावली माना जाएगा। तो इससे क्या जो इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी है क्या वो टूट रही है? ये गंभीर सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और तीसरा सवाल ये कि क्या हिल्स के बीच के गैप्स में रेगुलेटेड माइनिंग की अनुमति दी जा सकती है? उदाहरण के तौर पर समझिएगा, 2 प्रोटेक्टेड हिल्स हैं, लेकिन उनके बीच जो डिफरेंस है 500 मीटर नहीं 700 मीटर है, 700 मीटर का गैप है। तो इस पर कोर्ट ने पूछा क्या उस गैप में माइनिंग की अनुमति होनी चाहिए क्या? चौथा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या ये दावा
कि 12,081 हिल्स में से सिर्फ 1048 पहाड़ियां ही 100 मीटर क्राइटेरिया पूरा करती हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या सही क्राइटेरिया है? और पांचवा, क्या इसके लिए जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंक्वायरी जरूरी है? ये छोटे सवाल नहीं है, ये पूरे फ्रेमवर्क की नींव से जुड़े हुए सवाल हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ टेक्निकल मेजरमेंट जैसे कि हाइट और डिस्टेंस जैसे मापदंडों पर डिपेंड करनी चाहिए? कमेंट में अपना हाँ या ना जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं, देखिए कोर्ट ने यहां पर स्टे ऑर्डर लगाया और बोला है कि जो नवंबर 2025 का जो फैसला है अरावली डेफिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, उसको अबेयंस में रख दिया गया है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये अबेयंस का कानूनी मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो ये हिस्सा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाली कमेटी की जो रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी और कोर्ट का जो फैसला था उसको अबेयंस में रखा गया है, तो इसका मतलब होता है कि जो पहले का जजमेंट है वो पॉज हो गया है, उसका कोई ऑपरेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा और अथॉरिटीज उसे आधार बनाकर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। कानूनी रूप से अरावली डेफिनेशन में कोई बदलाव लागू नहीं होगा। कोई पॉलिसी या फिर माइनिंग डिसीजन उस जजमेंट के आधार पर नहीं लिया जा सकता, 20 नवंबर वाले फैसले के आधार पर नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, यही है टेम्पररी जुडिशियल फ्रीज। अब समझते हैं कि हाल ही में जो गवर्नमेंट का अश्योरेंस आया और माइनिंग की स्थिति के बारे में जो गवर्नमेंट का अश्योरेंस आया उसको भी समझते हैं। हियरिंग के दौरान जब ये सुओ मोटो हियरिंग सुन रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि स्टेट्स को, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आगे कोई माइनिंग एक्टिविटी ना की जाए। कोर्ट ने सहायता के लिए कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से और सीनियर एमिकस क्यूरी से इस मैटर के अंदर, और जो ये मामला है ये साफ दिखा रहा है कि कोर्ट आगे बढ़ने से पहले पूरा नियंत्रण और पारदर्शिता चाहती है इस मामले में। याद रखिए ये मामला पब्लिक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ और इस डर से कि डेफिनेशन डाइल्यूट होने पर माइनिंग लेजिट हो जाएगी, लीगल हो सकती है। कोर्ट ने इन चिंताओं को खुले तौर पर स्वीकार किया है और इस पर दोबारा से सुनवाई करनी शुरू कर दी है। अब समझते हैं कि इस पूरे मसले का क्रिटिकल लीगल एनालिसिस क्या है, इस आदेश के क्या संकेत है और यह आदेश क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टे ऑर्डर पुराने फैसले पर लगाया गया है। यही सबसे अहम विश्लेषण है आज के इस सेशन का। कोर्ट्स आमतौर पर अपने ही जजमेंट्स पर तब तक रोक नहीं लगाती, ये बात समझ लीजिएगा कानूनी। कोर्ट अपने फैसले पर तब तक रोक नहीं लगाती जब तक कि उन्हें इरिवर्सिबल डैमेज का खतरा ना दिखे। कोर्ट को कोई ऐसा डैमेज ना दिखे जिसको वो कोर्ट को कोई ऐसा डैमेज दिखता हो पुराने फैसले से कि जिसको रिवर्स ना किया जा सके, तभी कोर्ट अपने फैसले को रिवर्स करती है। उन्हें इरिवर्सिबल फैसले का खतरा दिखे तब कोर्ट रिवर्स कर सकती है, या फिर इंटेंशन और इंपैक्ट के बीच गैप दिखे तब भी कोर्ट अपने फैसले को रिवर्स कर देती है, और नहीं दिखता तो कोर्ट अपने फैसले को रिवर्स नहीं करती है। समझते हैं आप? डेफिनेशन को रोककर और नई कमेटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से ऊपर है। यह आदेश हमें बताता है कि कोर्ट केवल टेक्निकल अप्रोच से संतुष्ट नहीं है, फाइनल डिसीजन होलिस्टिक इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की ओर जा सकता है। कानूनी तौर पर यह एक मजबूत प्रो एनवायरमेंट संकेत लगता है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इसको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कंक्लूजन की तरफ लेकर जाकर समझते हैं। पूरे मामले को आप संक्षेप में समझने की कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को रोक दिया है। गंभीर इकोलॉजिकल रिस्क को पहचान रही है कोर्ट और नई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का आदेश दे दिया है, और इंप्लीमेंटेशन जो पुराने फैसले का था उस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। डेफिनेशन के मिसयूज को रोक दिया है। यह कोई पीछे हटना नहीं है, बल्कि यही है जुडिशियल कोर्स करेक्शन। और हां, आदेश साफ संकेत देता है कि आगे अरावली को ज्यादा मजबूती से प्रोटेक्ट करने वाला फैसला शायद आ सकता है।
इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा जरूर से जरूर। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी आपको हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, iOS पर भी नए साल के स्टार्टिंग में आपको ये iOS प्ले स्टोर पर भी हमारी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।